नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के, स्टैटिक जीके के, जीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और उसके माध्यम से बहुत सारी प्रश्नों को, बहुत सारे फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। तो सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आपसे क्या कर ले, आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, ठीक है, क्या कर ले, आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर आप कह दोगे कोयम्बटूर को कहते हैं। ठीक है, किसको? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले चीन का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे संघाई को कहते हैं। ठीक है, किसको? तो चीन का मानचेस्टर संघाई को कहते हैं। वहीं अगर आपसे जापान का मानचेस्टर पूछ ले तो जापान का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो ओसाका शहर को कहते हैं। किसको कहेंगे? तो जापान का मानचेस्टर ओसाका शहर को कहते हैं। चीन का मानचेस्टर किसको कहेंगे? संघाई शहर को कहेंगे। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहेंगे? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने खोजा था? तो क्या आंसर करोगे? तो आप आंसर करोगे एल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, किसको? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को खोजा था। और आपको याद रखना है कि इनको 1921 में क्या किया गया था? तो 1921 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, क्या किया गया है? तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब? 1921 में दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया था भाई? याद रखिएगा, किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आप याद रखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ये भी पूछा जाता आपसे। ठीक है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1921 में दिया गया था आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं, तो क्या आंसर करिएगा? बताइए, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं? तो क्या आंसर करेंगे? बताइए। तो आप आंसर करोगे नागार्जुन को। ठीक है, किसको? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन ये क्या हो जाएंगे? तो ये शून्यवाद के क्या थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे। किसके? तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। और इनको क्या करते हैं? तो इनको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे। और इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अष्टाध्यायी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लिखी है किसने? पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, कुछ और किताबें हैं उनको भी याद रखिएगा, जैसे कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है। ठीक है, क्या है? तो कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कौटिल्य, कौटिल्य की पुस्तक क्या है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ठीक है, किसकी? विशाख दत्त की। ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक है। क्या नाम है? तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। ठीक है, इसके अलावा और कौन हो जाएगा? पतंजलि की पुस्तक आपको याद रखनी है। पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहोगे महाभाष्य है। ठीक है, पतंजलि की पुस्तक का नाम क्या है? महाभाष्य है। जयदेव की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? तो गीत गोविंद है। ठीक है, क्या है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की पुस्तक का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे और क्या हो जाएगा, तो कालिदास की तो बहुत सारी किताबें हैं, आपको याद रखना है। कालिदास की जैसे कुमार संभवम है, ऋतु संहार है, मालविकाग्निमित्रम है,
अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, कुमार संभव। तो कालिदास तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कालिदास की बहुत सारी किताबें हैं, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ किताबों के नाम दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी हो गई, कौटिल्य की पुस्तक अरसास हो गई, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस हो गई, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य हो गई, और बाण भट्ट है, ठीक है। कौन है? तो बाण भट्ट है। बाण भट्ट की आपको दो किताबें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक हर्षचरित देखने को मिलेगी और कादम्बरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखेंगे, हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों किताबें किसकी? बाण भट्ट की है, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक। आगे बढ़िएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो क्या आंसर कर दोगे? टंगस्टन आंसर कर दोगे। बल्ब का आविष्कार किसने किया है? तो क्या आंसर करेगा? तो एडिसन ने, ठीक है। किसने? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन जो है, तो इन्होंने क्या किया है? बल्ब की खोज की है। और बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका? टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि बल्ब में कौन सी गैस होती है। गैस कौन सी होती है, ये आप लोग जरा कमेंट करके बताओ, गैस कौन सी होती है, ठीक है। बल्ब में गैस कौन सी होती है, ये लास्ट में आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो क्या आंसर कर दोगे? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? तो 1973 में होगी। कहाँ पर होगी? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली जिला है, ठीक है। कौन सा? तो उत्तराखंड में चमोली जिला है। और इस चमोली जिले में 1973 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो पेड़ों की कटाई को रोकना, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड में चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हो रही है। सुंदरलाल बहुगुणा और एक लोगों का और नाम मिलता है, वो कौन है? तो वो है चंडी प्रसाद भट्ट है, ठीक है। कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट है और सुंदरलाल बहुगुणा, तो दो लोग हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अच्छा, आपको याद रखना है चमोली जिले में ही, उत्तराखंड के चमोली जिले में ही आपको फूलों की घाटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या होगा? तो फूलों की घाटी आपको कहाँ पर? तो ये भी आपको, ठीक है, चमोली जिले में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फूलों की घाटी आपको कहाँ पर? तो चमोली जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ और आंदोलन है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे या इससे संबंधित कौन है, तो आप आंसर करोगे मेधा पाटेकर, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मेधा पाटेकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक उसी तरीके से जैसे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से संबंधित है। 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक। आगे बढ़िएगा। श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 मई 1920 को, ठीक है, क्या होगा? 1 मई 1920 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 मई 1920 को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएलओ की स्थापना हुई थी 1920 में। और इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इनका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में आपको आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का क्या होगा? आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1 मई 1920 को, इसीलिए 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? तो आपको पता है किसने की है? गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है, ग्रेविटी की खोज जो है, वो न्यूटन ने की है। और न्यूटन ने ही क्या किया? गति के नियम भी दिए हैं ना। गति के 3 नियम आपको प्रथम द्वितीय तृतीय मिलेगा। तो गति के नियम भी किसने दिए हैं? तो गति के नियम आपको न्यूटन ने दिए हैं। ग्रेविटी का सिद्धांत भी इन्होंने ही बताया है, तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन शब्द किससे? तो क्रिकेट से संबंधित है। और एक बात आप यहाँ पर याद रखेंगे, चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में एक खिलाड़ी है, कौन? कुलदीप यादव, ठीक है। आपने देखा होगा कुलदीप यादव जो है ये स्पिन बॉलर है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं कुलदीप यादव, तो इनको चाइना मैन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत के
कुलदीप यादव हैं, जिनको चाइना मैन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चाइना मैन शब्द जो है वो किससे, क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की है? अब ये तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे टॉमसन ने की है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज अगर हम लोग बात करें, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो रदर फोर्ड ने की है। ठीक है, किसने? रदर फोर्ड ने प्रोटॉन की खोज कर दी है। और अगर आपसे क्या कर ले, न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है। ठीक है, किसने? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रदर फोर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, तारापुर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में पहला है और पहला परमाणु बिजली घर जो है ये तारापुर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक, अच्छा, ऐसे ही और कई सारे परमाणु ऊर्जा संस्थान है जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे गुजरात में आपसे पूछा जाए, तो गुजरात में आप क्या कहोगे? तो गुजरात में है, ठीक है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संस्थान है? तो आप आंसर करोगे कौन सा? काकड़ापाड़। ठीक है, काकड़ापाड़ आपको परमाणु विद्युत घर कहाँ पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक, इसी तरीके से आपसे कर्नाटक में पूछ लें कि कर्नाटक में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे कैगा है। ठीक है, इसी तरीके से तमिलनाडु में आपसे पूछ रहे, तमिलनाडु में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो क्या कहोगे? तो कल पक्कम कहोगे। ठीक है, क्या है? तो कर्नाटक में क्या है, सॉरी कि तमिलनाडु में क्या है? कलपक्कम है। कर्नाटक में कैगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा, गुजरात में काकड़ापाड़। एक और याद रखना, राजस्थान। राजस्थान में आपसे पूछ ले कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप कह दोगे रावत भाटा है। ठीक है, कौन सा? तो राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संस्थान है। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कुछ और अच्छा, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे? तो आप कह दोगे 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भरतनाट्यम कहाँ का है, तो क्या हो जाएगा? कुछ शास्त्रीय नृत्यों के नाम आप याद रखना जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे तमिलनाडु के लिए है। आपसे कुचिपुड़ी पूछा जाए, कुचिपुड़ी के लिए क्या कहोगे? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी के लिए आंध्र प्रदेश है। इसी तरीके से कर्नाटक के लिए आपसे पूछ ले, तो कर्नाटक के लिए आप कह देंगे यक्षगान है। ठीक है, कर्नाटक के लिए यक्षगान है। और आपसे केरल के लिए अगर आप पूछ ले, तो केरल के लिए आप क्या कहोगे? तो आप कह दोगे, क्या कहोगे केरल के लिए बताइए? तो केरल के लिए आप कह दोगे मोहिनी अट्टम। ठीक है, क्या करोगे? तो केरल के लिए आप कहोगे मोहिनी अट्टम। और क्या हो जाएगा? और कथकली। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम और कथकली, ये कहाँ के? केरल के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक के लिए यक्षगान। ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए क्या कर दोगे? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु के लिए भरतनाट्यम। ठीक, याद रखिएगा। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लोग कौन है? तो ये लोग कथक नृत्य से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर है? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? तो मैसूर के राजा थे। ठीक है, कहाँ के? तो मैसूर के राजा थे। और मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर के राजा थे और मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों और मैसूर के राजा के बीच में 4 युद्ध हो रहे हैं। पहला वाला जो युद्ध है वो होगा 1767 से लेकर के 1769 तक। ठीक है, क्या होगा? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। दूसरा वाला जो मैसूर युद्ध हो रहा है वो होगा 1780 से लेकर के 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और ये कौन सी? तो ये याद रखेंगे, मंगलौर की संधि से समाप्त होगा। कौन सा? तो मंगलौर की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, कौन सी? तो मंगलौर की संधि से समाप्त होगा दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, फिर तीसरा मैसूर युद्ध होगा। ठीक है, तीसरे मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो कब होगा? तो 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। और ये युद्ध जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, कौन सी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होगा। चौथा जो मैसूर युद्ध होगा वो होगा 1799 में। और इस युद्ध में टीपू क्या हो जाएंगे? टीपू लड़ते हुए मारे जाते हैं। टीपू क्या होते हैं? तो टीपू की मृत्यु होती है।
ठीक है, टीपू की मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो 4 मैसूर युद्ध हो रहे हैं, सबकी डेट आप याद रखेंगे, संधियां भी याद रखेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? क्या आंसर करिएगा? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अच्छा, कोसी किसकी सहायक है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी? तो गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी की अगर हम लोग बात करें तो कोसी नदी जो है ये गंगा की क्या है? तो सहायक नदी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग क्या कर लें, उड़ीसा का शोक पूछा जाए, उड़ीसा का शोक क्या कहोगे? तो उड़ीसा का शोक कहोगे महानदी। ठीक है, उड़ीसा का शोक कौन है? तो आप कहोगे महानदी जो है ये उड़ीसा का शोक है। इसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल का शोक कहो। ठीक है, किसका? पश्चिम बंगाल का शोक कहो। तो पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे दामोदर नदी। ठीक है, किसको? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहोगे। ठीक है, उड़ीसा का शोक किसको कहोगे? तो महानदी को कहोगे। बिहार का शोक क्या हो जाएगा? तो कोसी नदी, जो कि गंगा की सहायक है। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बताइएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो क्या आंसर करिएगा? तो चंद्रमा कर दीजिएगा। अच्छा, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? उपग्रह नहीं है, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? तो क्या करोगे? तो 2 ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? एक है बुध और दूसरा कौन है? दूसरा है शुक्र। ठीक है, कौन है? तो बुध और शुक्र, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के आप याद रखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? तो एक है फोबोस। ठीक है, क्या होगा? तो फोबोस, और एक कौन सा है? और एक है डिमोस है। ठीक है, कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अगर आपसे पूछ ले सौर मंडल में सबसे बड़ा, ठीक है, उपग्रह कौन सा है? तो क्या कहोगे? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है गैनीमेड। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे गैनीमेड। ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अच्छा, माउंट एवरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर पहले बताओ चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे, इन्होंने 1954 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। कौन थे? तो याद रखेंगे, एक तो शेरपा तेंजिंग है। ठीक है, कौन है? तो शेरपा तेंजिंग है। और कौन है? और एडमंड हिलेरी हैं, याद रखेंगे। कौन है? एडमंड हिलेरी हैं। ठीक है, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। शेरपा तेंजिंग जो है ये कहाँ के थे? तो ये नेपाल के थे। और एडमंड हिलेरी की बात करेंगे तो ये कहाँ के थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, कहाँ के? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों लोगों ने सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1954 में। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि पहली महिला कौन है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे जुंको तेबेई कर दोगे। जापान की है। कौन है? जुंको तेबेई जो है, तो ये क्या है? तो ये जापान की हैं और पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करती हैं। जब बात आती है भारतीय महिला की, तो भारतीय महिला में पहली महिला कौन होगी? बछेंद्री पाल होंगी। और इन्होंने 1984 में 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? बछेंद्री पाल हो जाएंगी। 1984 में 1984 में क्या करती हैं? तो एवरेस्ट पर चढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप याद रखेंगे, 1984 में ही याद रखिएगा क्या हो रहा है? तो भोपाल गैस त्रासदी कांड हो रहा है। ठीक है, कौन सा? तो भोपाल गैस त्रासदी कांड जो है, तो ये भी कब हो रहा है? तो 1984 में हो रहा है। भोपाल गैस त्रासदी कांड 1984 में हो रहा है। और इस कांड में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सी गैस? तो मिक गैस का रिसाव होगा। कौन सी गैस का? तो मिक गैस का क्या हो रहा है? रिसाव होगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट। ठीक है, क्या होगा? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव होगा। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का क्या हो रहा है? रिसाव होगा। और बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं? बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये गैस का
रिसाव हो रहा है, ठीक है, मिक गैस जिसको हम लोग कहते हैं 1984 में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डेविस कप का संबंध किस खेल से बताइएगा? तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है, ठीक है, टेनिस से है डेविस कप का संबंध। अच्छा, इसी में अगर हम लोग बात कर लें तो विम्बल्डन, अगर हम लोग बात कर लें तो विम्बल्डन हो गया, ठीक है, कौन सा? तो विम्बल्डन हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूएस ओपन हो गया, ठीक है, कौन सा? तो यूएस ओपन हो गया, ठीक है, फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है, कौन सा? फ्रेंच ओपन हो गया। और क्या हो जाएगा? और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये सब भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सब भी क्या है? तो ये सब भी टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं। इसके अलावा डेविस कप जो है ये भी टेनिस से संबंधित है, ठीक। आगे बढ़िएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो क्या आंसर करोगे? तो पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिल रहा है इनको नोबेल पुरस्कार? 1913 में, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पहले, क्या कर ले, आपसे पूछ ले पहले भारतीय वैज्ञानिक पूछ ले कि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर कर दोगे सीवी रमन है। इनको कब मिल रहा है? इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले? पहली भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर क्या करोगे? आप कहोगे मदर टेरेसा कहोगे, ठीक है, क्या कहोगे? मदर टेरेसा कहोगे। कब मिल रहा है? 1979 में मिल रहा है। इसी तरीके से आप पहली क्या कर लोगे? तो आप पहले भारतीय अर्थशास्त्री, अगर आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, तो आंसर क्या करेंगे? तो आंसर करेंगे अमर्त्य सेन को, ठीक है, किसको? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। कब? 1998 में, याद रखेंगे कब? 1998 में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहें। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो देखो, भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत होगी कब? 1951 में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से शुरुआत होगी? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से, ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। कब? 1951 में। कौन करेंगे? तो विनोबा भावे करेंगे। याद रखिएगा, इनका आश्रम कहाँ पर था? विनोबा भावे का अगर आपसे आश्रम पूछा जाए तो आश्रम कहाँ पर था? इनका आश्रम है पवनार, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो इनका आश्रम जो है वो पवनार आश्रम है, जो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ध्यान रखेंगे, ये पहले क्या है? ये पहले भारतीय हैं। ये विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिन्हें 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, क्या दिया गया था? जिन्हें 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे कौन सा? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप कहोगे विनोबा भावे हैं। 1958 में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा या फिर कहें आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को जाएगा। याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड मैकाले को जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहाँ का? तो उड़ीसा का हो जाएगा। आपको पता है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो आपको सुंदर कानन, ठीक है, कौन सा? तो सुंदर कानन चिड़ियाघर देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा? तो सुंदर कानन चिड़ियाघर आपको कहाँ पर? तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको भीतर कनिका, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भीतर कनिका और सिमलीपाल, ठीक है, भीतर कनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। भीतर कनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपको, ठीक है, कहाँ पर? तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें तो व्हीलर द्वीप आपको देखने को मिलेगा, और इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। और जो अग्नि मिसाइलें होती है ना, जो मिसाइल होती हैं, तो
उनका परीक्षण यहीं से किया था। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जो मिसाइलों का जो परीक्षण है वो यहीं व्हीलर द्वीप या फिर कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उड़ीसा में आपको पारादीप बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा? तो पारादीप बंदरगाह आपको कहाँ पर? तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर आपसे पूछ ले, भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपसे पूछ ले कौन सी रेखा है, तो क्या आंसर कर दीजिएगा? तो आप आंसर कर देंगे डूरंड रेखा है। ठीक है, कौन सी? तो डूरंड रेखा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर आपसे भारत और चीन के बीच में पूछ ले कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे मैक मोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो आप आंसर कर दोगे मैक मोहन रेखा है। ठीक, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में कौन सा वो जो है शुगर जो होता है वो कौन सा होता है? तो क्या आंसर करेंगे? तो घरेलू चीनी में जो पाया जाता है, चीनी पाई जाती है, वो कौन सी होती है? वो सुक्रोज होती है। ठीक है, कौन होती है? याद रखिएगा, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला जो चीनी होता है उसमें क्या होगा? तो उसमें आपको सुक्रोज देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र जो है ये याद रखेंगे, ये पहली क्या है? तो ये पहली मूक फिल्म है। ऐसी फिल्म है जिसमें आवाज नहीं थी, जिसमें सिर्फ चित्र थे। ठीक है, इसमें आवाज नहीं थी। तो पहली मूक फिल्म जो है वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, अगर आपसे पहली बोलती फिल्म पूछा जाए, पहली आवाज वाली फिल्म पूछा जाए, पहली बोलती फिल्म या पहली आवाज वाली फिल्म पूछा जाए, तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे आलम आरा कहोगे। ठीक है, क्या करोगे? आलम आरा कहोगे। पहली बोलती फिल्म है, जबकि पहली मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, दादा साहब फाल्के जो है तो इन्हीं के नाम पर क्या होता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था। ठीक है, कौन सा? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया था और फिल्म जगत में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भारतीय फिल्म जगत में अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में ये क्या है? तो भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है, फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब से हो रही है? तो इसकी शुरुआत होगी 1969 से, 1969 से इसकी शुरुआत होगी। और सबसे पहले किसको दिया जाएगा? तो सबसे पहले दिया जाएगा देविका रानी को। याद रखेंगे। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1969 से होती है और सबसे पहले दिया जाएगा देविका रानी को। याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो क्या आंसर करिएगा? ऑस्ट्रेलिया आंसर करिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और क्या करते हैं? यहाँ पर मरुस्थलों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे प्यासे भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसे प्यासे भूमि का देश भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो कंगारुओं का देश भी कहते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, कंगारुओं का देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा? तो मकर रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, मकर रेखा क्या होती है? तो मकर रेखा मध्य से गुजरती है। ठीक है, मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्या हो रही है? तो मध्य से गुजरती है। कौन सी रेखा? मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डाउन्स घास के मैदान देखने को मिलेंगे। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स घास के मैदान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, ठीक है, सबसे बड़ी मूंगा चट्टान आपसे पूछा जाए तो क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है उसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, क्या करते हैं? उसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, बृहद प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, बृहद प्रवाल भित्ति कहते हैं। और ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? तो पूर्वी तट पर। ठीक है, कहाँ पर? तो ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पर आपको देखने को मिलेगी सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया?
क्या आंसर करोगे? तो 73वें संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था जो है इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? तो इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर है? तो भाग 9 में है। अगर आपसे अनुसूची पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है, क्या करोगे? तो 11 में है। ठीक है, कितने विषय पंचायतों को प्रदान किए गए हैं कानून बनाने के लिए? तो 29 विषय, पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं जिस पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 243 में, और कहां पर? अनुच्छेद 243 में और अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 243 और 40 में इनका उल्लेख है। 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए गए भाग 9 में, और अनुसूची 11 में इनका उल्लेख है। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। भारत में कितने स्तरीय? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कितने स्तरीय? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो लागू है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान किया गया है। और 24 अप्रैल को क्या करते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। याद रखेंगे, क्या करते हैं? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है वो 1951 में किया गया, और इस पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची जो है उसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो आप आंसर करोगे जमींदारी उन्मूलन का। ठीक है, किसका? तो 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का, या फिर कहोगे भूमि सुधार का उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची में अगर हम लोग बात करेंगे तो जमींदारी उन्मूलन या फिर कहेंगे भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है, और 1951 में प्रावधान किया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताओ क्या हो जाएगा? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आप आंसर कर देंगे फुटबॉल से संबंधित। कौन से? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की है। याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, क्या हो रहा है? 21 अप्रैल 1526 को अगर हम लोग बात करेंगे तो पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है। ठीक है, किसका? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होगा। किसके किसके बीच में होगा? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होगा। ठीक है, किसके? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हो रहा है। और इस युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो लोदी जो है, ये जो इब्राहिम लोदी है, ये क्या होगा? तो ये मारा जाता है। ठीक है, क्या होता है? इब्राहिम लोदी मारा जाता है, बाबर विजयी होता है, और इसी विजय के बाद मुगल वंश की स्थापना होती। पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की। और इसी युद्ध में याद रखेंगे बाबर ने क्या किया है? तो बाबर ने पहली बार बंदूक और तोप का इस्तेमाल किया। ठीक है, किसका? तो बंदूक और तोप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बंदूक और तोप का इस्तेमाल अगर हम लोग बात करेंगे तो बंदूक और तोप का जो इस्तेमाल है वो पहली बार पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? बताइएगा, तो क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक चावल उत्पादन करने का जो काम है वो भारत में कौन करता है? पश्चिम बंगाल राज्य कर रहा है। ठीक है, भी वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो क्या करता है? तो सर्वाधिक चावल उत्पादन का काम कर रहा है। ठीक, आगे बढ़िएगा। भारत के किस शहर में जंतर मंतर है? बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको जंतर मंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी है। ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, और इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है, उसका भी नाम आप याद रखेंगे। बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, क्या है? तो फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? तो गवर्नेंस। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है किरण बेदी की। ठीक है, पहली महिला आईपीएस अधिकारी। राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको इस्तीफा देता है? राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको? तो देखो, राष्ट्रपति के संदर्भ में दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में दो चीजें आप याद रखेंगे। एक तो शपथ की। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा?
तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होता है तो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन अगर शपथ दिलाने की बात होगी तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें जो हैं लोकसभा की वो कहां पर है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी, सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद कहां पर है? तो इसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो आप कहोगे 48 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कहां पर, तो लोकसभा में अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में क्या हो जाएगा आपको? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो है 48 सीटें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको कितनी? तो पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेंगी 42 सीटें। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में आपको देखने को मिलेंगी कितनी? तो 40 सीटें। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में 80 है, इसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीटें हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिए लोकसभा में, लोकसभा जो हमारी है तो लोकसभा में अगर हम लोग बात कर लें कितनी सीटें एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं, कितनी सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं, तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे 84 सीटें। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई तो आप आंसर करोगे 47 सीटें, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई है। आगे बढ़ेंगे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1948 में, ठीक है। 1948 में क्या हो जाएगा? नेशनल कैडेट कोर की बात करेंगे, एनसीसी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो 1948 में स्थापना हो रही है, ठीक। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो क्या करोगे? तो ए बी कर दोगे। अगर सर्वदाता आपसे पूछ ले कि जो सबको दे सकता है, सर्वदाता की बात करेंगे, देने वाला, सबको देने वाला, सर्वदाता की बात करेंगे तो आप कहोगे ओ, ठीक है। और सर्वग्राही सबसे लेने वाला अगर आपसे कहा जाए तो सबसे लेने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए बी वाला, ठीक है। सबसे ब्लड ले सकता है। और सबको देने वाला ओ हो जाएगा, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो क्या आंसर करेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू कर देंगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ठीक है। और याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, क्या किया है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्या किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगर हम लोग बात करेंगे तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। क्या कर दिया? तो इन्होंने अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया है? तो प्रस्तुत किया है। और 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, कब? तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पास हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है? तो 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जा रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर कर दोगे? तो जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो स्वांग जो है वो हरियाणा का, ठीक है, लोक नृत्य है। पंजाब इसी से सटा हुआ पंजाब है, तो पंजाब का अगर आपसे नृत्य पूछा जाए तो क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे किसको? आप कर दोगे गिद्दा, ठीक है। क्या कर दोगे? तो गिद्दा जो है और भांगड़ा, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ का? तो ये पंजाब का नृत्य है, ठीक है। और स्वांग अगर हम लोग बात करेंगे हरियाणा का नृत्य है, ठीक। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय, सॉरी उच्च न्यायालय, कितने हाई कोर्ट हैं? भारत में कितने हाई कोर्ट हैं आपसे पूछ रहा है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 24 है। कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? 24 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1861 में सबसे पहले, ठीक है। कब? 1861 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कितने? तो 1861 में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कौन कौन सा? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, याद रखेंगे। 1861 का एक्ट था और 1861 के एक्ट के द्वारा 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कब होगी? तो 1862 कहिएगा, ठीक है। कब स्थापना हो रही है? 1862 में। 1861 का क्या था? एक्ट था, ठीक है। तो 1861 के एक्ट से 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी, सबसे पहले कलकत्ता, बम्बई और मद्रास,
ठीक है। और कब होगी? तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना होगी। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 24 हाई कोर्ट हैं, याद रखेंगे। ठीक, हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद में अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद कहां पर? तो 214 में। ठीक है, आर्टिकल 214 में क्या है? तो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया 214 में। ठीक, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? क्या करोगे? तो आगा खां अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कौन सा? अजलान शाह की बात कर लें। ठीक है, अजलान शाह कप की बात कर लें, और किसकी? वेलिंगटन कप की बात कर लें। ठीक है, वेलिंगटन कप की बात कर लें, वेलिंगटन कप की बात कर लें। ठीक है, अजलान शाह कप, वेलिंगटन कप और मुरुगप्पा कप। ठीक है, कौन सा? तो मुरुगप्पा कप, मुरुगप्पा, मुरुगप्पा कप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें और कौन सा? स्टैनले कप। ठीक है, कौन सा? तो स्टैनले कप। तो ये सबका संबंध किससे? हॉकी खेल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर कर दोगे? तो कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसकी, भद्रा। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ पर? कद्रेमुख। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कद्रेमुख। ठीक है, कद्रेमुख। तो ये सब आपको कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर अभ्यारण्य, अंसी अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य, कद्रेमुख अभ्यारण्य। ठीक है, ये सब आपको कहाँ पर? कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। ठीक है, क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। IT सिटी, सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? तो बेंगलुरु को IT सिटी, सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है, कौन सा? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको कहाँ पर? तो कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? कन्नड़ भाषा। कर्नाटक में कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और कंबाला उत्सव का आयोजन होता है। कौन से उत्सव का? तो कंबाला उत्सव का आयोजन होता है। कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कंबाला उत्सव का आयोजन होता है। नृत्य क्या है कर्नाटक में? यक्षगान। ठीक है, कौन सा? तो यक्षगान क्या है? नृत्य है कर्नाटक का। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारे फैक्ट्स को जानने का प्रयास किया, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली इवनिंग में 6 PM से ये क्लास चलेगी। ठीक, चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे चेले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।